Dear students, welcome to the today lecture of SDLM Sales Distribution and Logistics Management Unit second module second lecture number 12. In lecture number 12 we will discuss buyer seller dyad. Before discussing buyer seller dyad we will discuss what is the meaning of dyad. The term dyad is used for interaction between पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, डायड बोलते हैं। तो जो बायर सेलर डायड होगा वो बेसिकली दो पार्टीज या दो पर्सनस हैं जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो एक बायर है यानी कि प्रोस्पेक्ट है और दूसरा सेलर है यानी कि कंपनी है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बायर सेलर डायड है टू टाइप से फॉर्म होता है, एक तो पर्सनल सेलिंग के थ्रू और एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। पर्सनल सेलिंग में सेलर तो सेल्स पर्सन होता है और जो बायर है वो प्रोस्पेक्ट होता है जिसके अंदर एबिलिटी टू बाय एंड विलिंगनेस टू बाय होती है। और जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें सेलर है, ऑर्गेनाइजेशन है, और जो बायर है वो ऑडियंस है जो कि उस एडवर्टाइजमेंट को देख रही हैं। अब बायर सेलर डायड में जो पर्सनल सेलिंग है ये टू वे होता है जबकि एडवर्टाइजमेंट है वो वन वे होता है। तो एज इंडिविजुअली लेवल पर देखा जाए तो जो पर्सनल सेलिंग है उसका इम्पैक्ट बायर सेलर डायड में ज़्यादा होता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट दोनों यूज करती हैं वो कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को अच्छे ढंग से कन्विंस कर पाती हैं, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग है वो एक दूसरे को कम्पीट नहीं करते, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कंबाइंड इम्पैक्ट उनका ज़्यादा होता है। तो जो मार्केटर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव बायर सेलर डायड से ये होता है कि वो बायर सेलर डायड को ऑप्टिमली यूटिलाइज करे और इस मैनर में इंटरेक्शन हो कस्टमर के साथ, चाहे पर्सनल सेलिंग के थ्रू हो चाहे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो, कि कस्टमर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज करे। इसी वजह से एडवर्टाइजमेंट बनाने से पहले जो कंपनीज है वो नंबर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च करती हैं। एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं जो कि किसी कंपनी के बिहाफ पर एडवर्टाइजमेंट बना रही हैं वो लॉट्स ऑफ रिसर्च करती हैं कि एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो, मैसेज से ऑडियंस अपने आप को रिलेट कर सकें और उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। इसी तरह से जो पर्सनल सेलिंग है उसमें कंपनी अपने सेल्स पर्सन्स को, सेल्स स्टाफ को इस हिसाब से ट्रेनिंग देती है कि वो कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकें, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करें तो कस्टमर को पॉजिटिव वाइब्स मिले, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट सेल हों और ऑर्गेनाइजेशन के मार्केट में गुडविल इंक्रीज हो। फ्रैंकलिन इवेंट्स ने रिसर्च किया था बायर सेलर डायड में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पर। तो उन्होंने रिसर्च में ये फाइंडिंग किया कि जो प्रोस्पेक्ट्स थे उन्होंने जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ परचेज की वो उन सेल्स पर्सनस और उन कंपनीज से परचेज की जिनको वो पर्सनली जानते थे। मैंने भी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है, तो वो मैंने परचेज की है जिस पर्सन को मैं जानता था। मेरा एक क्लोज फ्रेंड है वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में था, तो उसने मुझे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के लिए कन्विंस किया, तो मैंने उसके कहने से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की कि मुझे पता है कि वो मेरा फ्रेंड है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट होगा पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, तो मैं उससे इजीली कांटेक्ट कर सकता हूं। तो ये रिसर्च हुआ कि प्रोस्पेक्ट हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन करते हैं जिनको वो जानते हैं और उन्हीं से ही वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जिनके साथ उनके रिलेशंस अच्छे होते हैं, बजाय उनके जिनके वो नहीं जानते हैं। दूसरा उन्होंने रिसर्च किया कि सेल्स पर्सन और प्रोस्पेक्ट में जितनी सिमिलरिटी होगी उतनी ही सेल्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, चाहे वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एज हो, हाइट हो, अदर हो, इनकम लेवल हो, रिलीजन हो, एजुकेशन लेवल हो या अदर फैक्टर्स हो, पॉलिटिक्स है, स्मोकिंग है, दो स्मोकिंग करते हैं पर्सन वो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बजाय एक पर्सन स्मोकिंग करता है दूसरा नहीं करता है। दो पर्सन हैं उनको दोनों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो घंटों बात कर सकते हैं, दो पर्सन हैं दोनों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो दोनों घंटों बातें कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सन को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है दूसरे पर्सन को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाएंगे। तो जितना बायर और सेलर में आपस में सिमिलरिटी होगी, चाहे एज के बेस पर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हो या पर्सनैलिटी के बेस पर हो, उतने ही सेल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट क्या आएगा, मार्केटिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ बायर सेलर डायड्स, की क्यों कंपनी बायर सेलर डायड की स्टडी करती है और उसके बेस पर क्या डिसीजंस लेती हैं।
तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फील्ड सेल्स फोर्स होता है, जो कि फील्ड में जाकर सेल्स करता है, तो वो कोशिश करती हैं कि वो लोकल एरिया के ही लें और वहीं के लोगों को ही वो सेल्स फोर्स में भर्ती कर कर उनको वही टेरिटरी देती है वो जिस टेरिटरी के हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है कि एक तो सेल्स पर्सन के उस टेरिटरी में अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनके बेस पर वो सेल्स कर सकता है। दूसरा, उस टेरिटरी के जो प्रोस्पेक्ट्स होंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उस सेल्स पर्सनल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक है कोई, उसकी ब्रांच बहरोड में है, तो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव में एक बहरोड के पर्सन को ज़्यादा प्रेफर करेगी बजाय गुजरात के पर्सन को, क्योंकि कोई गुजरात का पर्सन है, गुजरात में अहमदाबाद का रहने वाला है, उसका तो एक तो बहरोड में कोई लिंक नहीं होगा, दूसरा दोनों की आपस में बहरोड में जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो और जो अहमदाबाद का सेल्स पर्सन है उनके बीच में आपस में लैंग्वेज का बैरियर होगा, इसके अलावा सब कल्चर का बैरियर होगा, तो वो आपस में इतना कंफर्टेबल नहीं होंगे। लेकिन कोई एक पर्सन लोकल बहरोड का है तो वो सेल्स ज़्यादा कर पाएगा क्योंकि वो वहाँ की लोकल बोली जानता है, वहाँ के सब कल्चर से फेमस है, सब कल्चर के बारे में जानता है, वहाँ के कस्टमर से उसके लिंक्स हैं, वहाँ से उसके जान पहचान निकल सकती है। तो सेल्स में ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो सेल्स पर्सन शुड बी मैच्ड विद द कस्टमर so as to increase interaction. Company should not hire a sales executive in one demography to represent the company in another demography altogether. Second क्या है, a factor majorly affecting buyer seller diets is the impression brought on from childhood that sales and marketing involves tricking the customer into buying the प्रोडक्ट. दिस टू अफेक्ट्स द इंटरेक्शन प्रोसेस. आजकल कंपनियाँ ही कर रही हैं. पहले सेल्स पर्सन का मतलब क्या होगा, एक टाई लगाकर हाथ में सूटकेस लेकर एक पर्सन आएगा जो कि आपको फोर्सफुली अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल कर कर जाएगा. तो धीरे धीरे कंपनीज हैं इस फिलोसफी को चेंज कर रही हैं. आजकल सेल्स फोर्स में, जैसे मैं इंडिया मार्ट में था, वहाँ पर हमें टाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी, हम जीन्स टी शर्ट भी पहनते थे और हम रिप्रेजेंटेटिव सेल्स पर्सन की जगह कस्टमर के प्रॉब्लम सोल्वर बनकर जाते थे. तो जब कस्टमर की एक स्टीरियोटाइपिंग थी कि एक सूटेड बूटेड टाई लगाकर शर्ट पैंट में हाथ में सूटकेस ले एक पर्सन आएगा जो कि अपनी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें फोर्स करेगा, तो वो फिलोसफी कंपनी की चेंज करने की कोशिश थी. तीसरा क्या है कि जो सेल्स पर्सन स्टीरियोटाइप होते हैं, जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं कि ये तो अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स की बड़ाई करेगा और हमसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली सेल्स कर कर जाएगा, तो कस्टमर पहले ही डिफेंसिव हो जाता था. तो आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्स पर्सनस को, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को इस हिसाब से ट्रेनिंग देती है कि वो जब कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करे तो डोमिनेंट ना हो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए. वो अपने प्रोडक्ट की खाली एडवांटेजेस ही नहीं बताया. आपको मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बताई थी जिसमें सेल्स पर्सन अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की एडवांटेजेस भी बताता है, डिसएडवांटेजेस भी बताता है और कस्टमर के साथ मिलकर उसको बेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में हेल्प करता है. तो जो सेलिंग है वो बेसिकली टू वे प्रोसेस है जिसमें कंज्यूमर और जो मार्केटर हैं यानी कि बायर और सेलर हैं वो मिलकर आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तब जाकर कंपनी के प्रोडक्ट की सेल होती है और कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन होते हैं. इसीलिए बायर सेलर डायट की जो स्टडी है वो इम्पोर्टेंट है. तो बायर सेलर डायट में जो मेन चीज़ है वो है गुड कम्युनिकेशन. The main objective of communication is to express not impress. बायर को अपनी बात, अपने एक्सप्रेशन सेलर तक पहुंचाने हैं, सेलर को अपनी बात, अपने एक्सप्रेशन बायर तक पहुंचाने. तो जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी उतना ही बायर सेलर डायट में इंटरेक्शन सक्सेसफुल होगा. एंड इट इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर पॉजिटिव पर्सनल सेलिंग रिजल्ट. तो जो बायर सेलर डायट है वो फ्लेक्सिबल है, उसमें कम्युनिकेशन लेवल है, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, कितनी देर तक कम्युनिकेशन करना है, ये सारी चीज़ें बायर सेलर के इंटरेक्शन के बेस पर चेंज होती रहती हैं. तो बायर सेलर डायट है वो टू वे होगा. बायर सेलर के साथ इंटरेक्शन करेगा, सेलर बायर के साथ इंटरेक्शन करेगा और आपस में एक दूसरे से फीडबैक भी देंगे. तो कैसा हुआ ये टू वे. तो अगर आप देखोगे इस डायग्राम में लेफ्ट हैंड पर सेल्स पर्सन है, राइट हैंड पर कंज्यूमर है. तो जो सेल्स पर्सन है वो कंज्यूमर की नीड्स को डिटरमाइन करेगा, उस नीड के बेस पे सेल्स पर्सन है अपनी इंफॉर्मेशन देगा, प्रेजेंटेशन देगा, और कंज्यूमर है वो क्वेश्चंस पूछेगा तो सेल्स पर्सन उस क्वेश्चंस का आंसर देगा. उसके बाद है कंज्यूमर
सेल दे देगा और उसके बाद है सेल्स पर्सन उसको प्रोडक्ट दे देगा और कंज्यूमर से है वो अमाउंट ले लेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ये बायर सेलर डायड क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, बायर सेलर रिलेशनशिप की बायर और सेलर आपस में कितनी बार मिलते हैं, कितने लेवल तक मिलते हैं और उनका इंटरेक्शन कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्स्ट क्या है, सिंगल ट्रांजैक्शन यानी कि ट्रांजैक्शनल सेलिंग। तो बायर और सेलर है वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए इंटरेक्ट करते हैं, फ्यूचर में उनके बीच में आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती है। तो इस टाइप की सेलिंग है, उसमें कस्टमर को कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन सेलर से नहीं चाहिए होता है, ना ही उसे कोई लॉयल्टी चाहिए होती है। तो बायर और सेलर है आपस में कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से खूब डिस्कशन करें, खूब नेगोशिएशन करें और दोनों है अपने अपने इंटरेस्ट को सेव करें। बायर का इंटरेस्ट होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले, सेलर का इंटरेस्ट होगा कि कम डिस्काउंट में कैसे उससे ही सेल करनी है। उसके बाद जब एक बार सेल हो जाती है उसके बाद उनमें आपस में कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं होता। जैसे ऑटोमोबाइल है, फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी परचेज की, तो जब तक गाड़ी परचेज नहीं की थी उससे पहले मिस्टर मोहित जैन जी से गाड़ी परचेज की थी, वो मेरे को हैंडल कर रहे थे कंपनी के बिहाफ पर, क्लासिक मोटर्स के बिहाफ पर। तो जब एक दो बार मीटिंग हुई उसके बाद है हमारे बीच आपस में नेगोशिएशन हुआ, उसके बाद है डील फाइनल हो गई। उसके बाद आज अब 6 महीने हो गए हैं, दोबारा से उनसे कोई भी मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि जो सर्विस है वो इनके वर्कशॉप अलग है, तो वहाँ वर्कशॉप से सर्विस के लिए फ़ोन आता है। तो वापस जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था उससे अब कोई दोबारा सेल के लिए इंटरेक्शन नहीं हुआ। और अब एक बार गाड़ी ले ली है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगली बार टाटा की ही गाड़ी लें, किसी दूसरी की भी गाड़ी ले सकते हैं। और अब आपको पता है एक बार गाड़ी ले ली 8-10 साल तक है, वापस से गाड़ी चेंज नहीं करेंगे। तो ना ही अब सेल्स पर्सन है फ़ोन करता है, ना ही मैं उसे फ़ोन करता हूँ। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगल ट्रांजैक्शनल या ट्रांजैक्शनल सेलिंग। दूसरी क्या है, ओकेजनल ट्रांजैक्शन, जो कि ओकेजनली है, इनफ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन होता है बायर और सेलर के बीच में। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल में चेंज करती है, तो वो 2-3 महीने या 4 महीने के बाद है सप्लायर को बताती है कि अब हमें इस क्वालिटी का चाहिए, इस ग्रेडिंग का चाहिए, या पहले लोहे का रॉ मटेरियल ले रही थी अब एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल ले लिया। तो उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो कौन सा इंटरेक्शन होगा, ओकेजनल ट्रांजैक्शन। टिपिकल फर्नीचर प्रोडक्ट्स, आप फर्नीचर है परचेज कर रहे हो, आपने है किसी कारपेंटर से फर्नीचर परचेज किया, उसमें कभी कभी कोई टूट फूट हो जाती है, तो वो सही करने के लिए आप उसे बुला रहे हो, तो उनके बीच में आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ओकेजनल ट्रांजैक्शन हो रहा है। आप जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल एक पर्टिकुलर कंपनी से ही ले रहे हो, तो आपने पहले आरओ ले लिया, फिर एसी ले लिया, फिर फ्रिज ले लिया, टेलीविज़न ले लिया, तो आप हर साल 2 साल में कोई नया नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते रहते हो उस सेलर से, तो वो क्या होगा आपका ओकेजनल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्या है, रिपीट ट्रांजैक्शन। जैसे किराना स्टोर है, आपके घर के सामने कोई दुकान है जिसमें आप डेली जाते हो और कभी चीनी लेकर आते हो, कभी दाल लेकर आते हो, कभी टॉफ़ी लेकर आते हो, कभी पॉपकॉर्न लेकर आते हो, तो डेली आपका उस सेलर के साथ इंटरेक्शन होता है, तो वो क्या है, रिपीट ट्रांजैक्शन। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल आपने फिक्स कर रखा है, तो आप डेली है या हर 10 दिन में 15 दिन में रॉ मटेरियल है उसका ऑर्डर सप्लायर को देते रहते हो। जैसे रॉ मटेरियल हर 10 दिन में ख़त्म हुआ, आपने है 50 kg रॉ मटेरियल मंगवा लिया, तो आप डायरेक्ट उसको एक बार फ़ोन कर देते हो कि ठीक है मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, 50 kg है, 50 kg है और रॉ मटेरियल भेज देना। तो आपने कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेट रिबाय बोलते हैं। फूड प्रोडक्ट्स आप परचेज कर रहे हो, FMCG प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हो, तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है, एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है, रिपीट ट्रांजैक्शन होता है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी डीलर है, रियल इस्टेट डीलर है, जो कि 200 फ्लैट्स बना रहा है, तो उसने जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 2 साल में मैं आपसे, तो टोटल है 10,000 या 25,000 या 20,000 है सीमेंट की बोरियां लूँगा। पहली है वो हर 3-3 महीने पर मैं आपसे है 1,000 या 2,000 सीमेंट की बोरियां लेता रहूँगा। तो आपके और उसके बीच में अब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो वो जो इंटरेक्शन हो रहा है, आप हर 2 महीने बाद उनको रिमाइंड दिला रहे हो या फ़ोन कर रहे हो कि नेक्स्ट लॉट भेज देना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज रिलेशनशिप।
आपने एक मार्केट रिसर्च एजेंसी हायर की हुई है जो कि आपके बिहाफ पर रिसर्च करती है, तो आप तो बायर हो गए और जो मार्केट रिसर्च एजेंसी है वो सेलर हो गई। तो उसके और आपके बीच में जो इंटरेक्शन है वो फिजिकली नहीं हो रहा है, टेक्स्ट फॉर्म में हो रहा है, मेल की फॉर्म में हो रहा है। वो रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च का रिजल्ट आपको मेल कर देते हैं। तो उसमें किसका शेयरिंग हो रही है? डेटा की शेयरिंग हो रही है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज रिलेशनशिप। और नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसमें जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन बेसिकली टॉप मैनेजमेंट का होता है। ये हाईएस्ट लेवल है डायरेक्ट इंटरेक्शन का। इसमें है पॉलिसीज़ बनाने में, रूल्स बनाने में, रेगुलेशंस बनाने में, आपस में बायर और सेलर का क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मारुति है, वो गाड़ी बना रही है, तो उसने एमआरएफ से पार्टनरशिप कर रखी है कि वो अपनी गाड़ियों में जो एमआरएफ है उसके टायर लगाएगी। तो अब जो एमआरएफ कंपनी और मारुति कंपनी है उसमें आपस में रेगुलर है इंटरेक्शन होगा। और ये जो डील हुई है, पार्टनरशिप हुई है, वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के बीच में हुई है। तो अब जैसे ही कंपनी अपनी गाड़ी चेंज कर देती है तो उस गाड़ी के हिसाब से टायर का साइज भी चेंज कर रही है, तो वो उसके लिए एमआरएफ से पहले ही इन्फॉर्म कर देगी और एमआरएफ उसके लिए टायर बनाती रहेगी। तो ये जो पार्टनरशिप है ये स्ट्रेटजी की भी पार्टनरशिप है। उसमें आपस में क्या हो रही है? टॉप मैनेजमेंट के बीच में डिस्कशन हो रहा है और आपस में स्ट्रेटजी बन रही है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसने किसी स्मार्ट क्लास के लिए पार्टनरशिप की हुई है कि आप हमारे स्कूल के लिए कस्टमाइज्ड है वो क्लासेज हैं, स्मार्ट क्लासेज सॉफ्टवेयर बनाकर दीजिए। तो उसमें आपके और उनके बीच में जो स्मार्ट क्लास बनाने वाली कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, उसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसे कौन सा बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बोलते हैं। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था बायर सेलर डायड, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।